यस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप सभी? तो चलिए आज जो है हम क्या करेंगे, क्लास को शुरू करते हैं। तो कल क्या कहते, कल जो हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लिए थे, ठीक है। तो चलिए आज जो है उसी पार्ट को जो है हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग जो है कल क्या क्या पढ़ाई किए थे उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, आज का क्लास हम लोग फिर से जानेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको जान लेते हैं कि कल हम लोग जो है क्या क्या पढ़ाई किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कल हमने क्या किए थे, कल जो है सबसे पहले हमने देखा था कि संगम काल होता है, ठीक है, जिसमें से 3 संगम होता है। ओके, और इन 3 संगम में जो होता है क्या होता है, संगम में क्या होता है, संगम में जो होता है कि दक्षिण भारत के जितने भी राजा होते हैं या फिर उनके जो दरबार में जितने भी कवि होते हैं, इन सम्मेलन में भाग लेने के लिए आते हैं। बात क्लियर हो गया। और ये जो संगम काल के दौरान क्या होता है कि 3 वंश बनता है, ठीक है। क्या बनता है, 3 वंश बनता है। तो कौन कौन सा बनता है, चेर बनता है, चोल बनता है और पांडे बनता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहला संगम कहाँ पर हुआ था, दक्षिण मथुरा में हुआ था, ठीक है। दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ था, तीसरा संगम उत्तरी मथुरा में हुआ था। तो जैसे कि बोले आपको कि 3 इसमें क्या होता है, 3 वंश बनता है। कौन कौन सा, एक चेर बनता है, दूसरा पांड्य बनता है और तीसरा चोल वंश बनता है। बात क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पाए होंगे, और क्या बोले थे हम आप लोग को, हम आप लोग को बोले थे कि चेर वंश का जो है चिन्ह क्या था, इसका धनुष था। चोल का क्या था, चोल का बाघ था। और पांडव का क्या था, पांडव का क्या था, पांडव का जो था वो था मछली, ठीक है, ये उसका चिन्ह था। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बता दिए थे, तो चेर वंश में क्या हुआ था, चेर वंश का एक राजा था यानी कि सेन गुटवन। तो गुटवन क्या किया था, गुटवन जो है पत्नी पूजा को शुरू किया था और उसका नाम क्या रखा था, उसका नाम रखा था कणगी पूजा रखा गया था। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पांड वंश में क्या हो गया था, पांड वंश में जो है इनका जो वंश था वो क्या था, वो था मातृसत्तात्मक वंश था। बात क्लियर। और इस काल में मोतियों का व्यापार ज़्यादा होता था। और प्रतापी राजा का नाम क्या था, प्रतापी के राजा का नाम निडियोल था। ये सब हम लोग देख चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं चोल वंश के बारे में। तो देखिए हम आपको कल बोले थे कि चोल वंश जो है 2 शाखा में आई थी। 2 शाखा मतलब यानी कि 2 बार ये जो है शासन किया था। तो ये क्या था, ये जो चोल वंश जो पहली बार जो ये लिखा गया है, ये पहला उसका शाखा था। दूसरा शाखा जो है आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग क्या किए थे, कल जो हम लोग पढ़े थे कि चोल वंश का पहला शाखा में एक प्रतापी राजा था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था करिकाल। क्या नाम था, करिकाल राजा था। ओके, तो ये क्या था, ये जो है ना बहुत प्रतापी राजा था। और क्या किया, ये जो है श्रीलंका पे आक्रमण किया और 10,000 दास को क्या किया था, लेकर आया था इंडिया। और क्या किया, और जो है कावेरी नदी पर बांध बनवाया था, ठीक है। और ये पहला शासक था जिन्होंने श्रीलंका पर क्या किया था, आक्रमण किया था। यहाँ तक बात क्लियर हो चुका था। अब देखिए वाकटक वंश के बारे में बता दिए थे। वाकटक वंश का प्रतापी राजा का नाम क्या था, तो इसका राजा का नाम था प्रवर सेन। क्या नाम था, प्रवर सेन जो है इसका प्रतापी राजा था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है 4 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था और 1 बार वाजपेयी यज्ञ भी कराया था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाकटक वंश के बाद क्या आता है, चालुक्य वंश। तो आप लोग को हम बोले थे कि जो चालुक्य वंश था वो क्या किया था, ये जो है 3 वंश में आया था, 3 पार्ट में आया था, ठीक है। कौन कौन सा, पहला पार्ट था उसका चालुक्य वातापी, दूसरा था चालुक्य कल्याणी और तीसरा था चालुक्य पेंगी, ठीक है। यानी कि ये सभी एक ही वंश का था, लेकिन इनका जो कार्यकाल था ना ये अलग अलग हुआ था। तो क्या हो गया, इसका नाम भी अलग अलग हो गया। ओके, अब चलिए नेक्स्ट। तो क्या था, पहला जो है चालुक्य वातापी के बारे में जाने हम लोग, ठीक है। तो प्रतापी राजा इसमें कौन था, चालुक्य वातापी का प्रतापी राजा का नाम क्या था, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय किसको हराया था, तो ये जो है हर्षवर्धन को हराया था। कहाँ पर हराया था, नर्मदा नदी के किनारे में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। क्यों हराया था, क्योंकि हर्षवर्धन जो है वो चाहता था कि वो दक्षिण भारत में आक्रमण करे और कब्जा करे, लेकिन वो नहीं सका, ठीक है। क्योंकि वो जो है विंध्याचल पहाड़ी को पार करके वो लोग क्या हुआ के थे, उनकी सेना जो है थक गया था। और जो पुलकेशिन द्वितीय था उनकी सेना इन पर जो है अचानक क्या कर दिया, चढ़ाई कर दिया, आक्रमण कर दिया, जिसके कारण हर्षवर्धन को समय नहीं मिला, ठीक है। और उनका सेना हार गई इसमें। तो क्या होता है कि इसमें जो होता है जो पल्लव वंश, ठीक है, यानी कि जो पुलकेशिन द्वितीय, अच्छा प्रतापी राजा यानी कि पुलकेशिन जो द्वितीय थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन को हरा दिया, ठीक है। किसको हराया, पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन को हराया। और क्या किया, उनके जो राजधानी था, राजधानी का नाम क्या था, राजधानी का नाम था कांची। तो कांची को अपने कब्जे में ले लिया। और कब्जे में लेने के बाद इन्होंने जो है एक उपाधि धारण किया। उस उपाधि का नाम क्या था, तो उस उपाधि का नाम था कांची कोंड। क्या नाम था, कांची कोंड की उपाधि उन्होंने धारण किया। फिर क्या होता है कि ये जो महेंद्र वर्मन होते हैं, कौन होते हैं, जो महेंद्र वर्मन होते हैं ये तो हार गए थे। तो इनका बेटा था, तो उनका बेटा का नाम क्या था, इनका बेटा का नाम था आपका नरसिंह वर्मन, ठीक है। तो क्या करता है, पुलकेशिन द्वितीय सोचता है कि ये जो नरसिंह वर्मन है वो भी अपना पिताजी के जैसे ही होगा,
ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो पुलकेशिन द्वितीय है ये उसके बेटे यानी कि महेंद्र वर्मन का बेटा नरसिंह वर्मन पर आक्रमण कर देता है। ठीक है। लेकिन क्या होता है, नरसिंह वर्मन जो है बहुत खतरनाक होता है। वो क्या करता है, पुलकेशिन द्वितीय को पूरा पिटाई करता है। ठीक है, यानी कि उसको जो है हरा देता है, युद्ध में हरा देता है। हराने के बाद क्या करता है, पुलकेशिन द्वितीय को मार डालता है, गला काट देता है। ठीक है। और क्या करता है, और ये जो है उसका पिताजी का बदला लेता है और अपने को क्या उपाधि देता है, और वो जो है वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है। ठीक है। यानी कि इसका उल्टा हो गया, पहले पुलकेशिन द्वितीय जो है उसका पिताजी को हरा करके कांची कोंड की उपाधि लिया, लेकिन उसका बेटा जो है पुलकेशिन द्वितीय को हरा कर कौन सा उपाधि लिया, वो उपाधि धारण किया, वातापी कोंड का उपाधि धारण किया। बात क्लियर हो गया था यहाँ तक। इसके बाद क्या था, इसके बाद था हम देखे थे कि इसका जो अंतिम शासक था वो कौन था, वो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है राष्ट्रकूट वंश का राज होता है। ओके। और क्या करता है, राष्ट्रकूट वंश जो होता है ये कीर्तिवर्मन को द्वितीय को हरा देता है, और हराने के बाद उसको मारता नहीं है। ठीक है। क्या करता है, उसको जो है अपना सीमांत बना लेता है। बात क्लियर। और क्या करता है, फिर से जो है 200 साल के बाद चालुक्य वंश क्या करता है, राष्ट्रकूट वंश को हरा देता है। और क्या करता है, और हराने के बाद उसको मार देता है। राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक होता है उसको मार देता है, और मारने के बाद अपना एक नया वंश की नींव रखता है, और उस वंश का नाम रखता है चालुक्य कल्याणी। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या राष्ट्रकूट वंश के बारे में देखे थे। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक का नाम क्या था, तो इसका संस्थापक का नाम था दंती दुर्ग। क्या था, दंती दुर्ग था। और राजधानी क्या था, राजधानी था इसका मान्यखेट। ठीक है। और क्या होता है, दंती दुर्ग जो होता है वो चालुक्य वातापी के राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को हरा करके उसको अपना सामंत बनाया था, जैसे कि इससे पहले बता चुके थे। अब क्या होता है, कृष्ण प्रथम जो है उसके बाद आता है। क्या होता है, इन्होंने जो है महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर बनाया था। ठीक है। और ध्रुव, इसके बाद ध्रुव आता है। जैसे कल ही हम आप लोग को बताए थे, ठीक है, कि कन्नौज पर क्या करने के लिए, कन्नौज को जो है हथियाने के लिए 3 राज्य जो है वो क्या किए थे, वो जो है लड़ाई किए थे। ठीक है, द्वंद्व किए थे। कौन कौन से होता, वो था गुर्जर पतिहार वंश, दूसरा था पाल वंश, और तीसरा था राष्ट्रकूट वंश। ये तीनों जो है ना आपस में क्या किए थे, आपस में जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में लग गए थे। हम आपको क्या बोलते हैं, पहले हम बोले थे कि पहले जो है कौन जीता था, पहले पाल वंश जीता था, फिर बाद में क्या होता है, बाद में राष्ट्रकूट वंश जीतता है। लेकिन अंतिम रूप कौन जीतता है, अंतिम में कौन जीतता है, अंतिम में जो है आपका गुर्जर पतिहार वंश जीत जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक हम आप लोग बता चुके थे। तो ये सब भी आप लोग को दिखा दिए थे, क्या क्या कौन कौन सा राजा था, त्रिपक्षीय कौन कौन सा राजा था। देखिए, देख सकते हैं कि अंतिम में कौन जीतता है, गुर्जर पतिहार वंश का जो शासक रहता है, ठीक है, वो जीत जाता है। तो अब नेक्स्ट क्या था, ये सब भी आप लोग को दिखा दिए थे। ठीक है, ये लोग एक बार देख लीजिएगा। तो चालुक्य कल्याणी में क्या था, चालुक्य कल्याणी जो में था उसका संस्थापक का नाम क्या था, संस्थापक का नाम था तैलप द्वितीय। ठीक है, तैलप द्वितीय क्या था, वो था हम लोग का चालुक्य कल्याणी का संस्थापक। ओके। अब क्या होता है, इन्होंने जो है राजधानी कल्याणी को बनाता है। ओके। तो चोल वंश के राजा क्या होता है, राजराज प्रथम। अब जब हम लोग आज क्या करेंगे, चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चोल वंश के जो राजा था यानी कि राजराज प्रथम जो है कल्याणी वंश के शासक सोमेश्वर को बार बार हराता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो है ये बेइज्जती के कारण सोमेश्वर जो क्या करता है, तुंगभद्रा नदी पर सुसाइड कर देता है, कूद जाता है और मर जाता है। ओके। तो इस वंश का यानी कि चालुक्य कल्याणी वंश का अगर योग्य शासक के बारे में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य 6। ठीक है। और क्यों, क्योंकि ये जो है चोलों के आक्रमण को रोकने में सफल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था चालुक्य बेंगी। ठीक है, ये तीसरा पीढ़ी था, चालुक्य वंश का तीसरा पीढ़ी था। तो लेकिन इसमें जो है क्या होता है कि ये जो वंश था ये सबसे कमज़ोर वंश था चालुक्य पीढ़ी का, अगर देखा जाए तो इसमें जो है कोई भी प्रतापी राजा नहीं हुए थे। ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। अब क्या देखेंगे, अब जो है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आज का क्लास। तो देखिए आज का क्लास हम लोग क्या करेंगे, पल्लव वंश से शुरू करते हैं। ठीक है, कौन सा वंश से, पल्लव वंश से आज हम लोग शुरू करेंगे। जो हमें 10 मिनट जो आप लोग को बताएं उसमें क्या था, उसमें जो है कल हम लोग जो जो पढ़ाई कर चुके थे उसके बारे में हम आप लोग को बता दिए। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, अभी जो है हम लोग न्यू चीज़ को देखेंगे और ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दक्षिण भारत के इतिहास जो है आज ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, पल्लव वंश। तो देखिए पल्लव वंश यानी कि इसका संस्थापक का नाम क्या था, संस्थापक का नाम था सिंह विष्णु। ठीक है, क्या नाम था, सिंह विष्णु। राजधानी कहाँ थी, इन्होंने जो है राजधानी अपना कांची को बनाया था। किसको बनाया था, कांची को। ओके। अब क्या था, महेंद्र वर्मन यानी कि सिंह विष्णु के बाद कौन आता है राजगद्दी में, कौन बैठता है राजगद्दी में, बैठता है महेंद्र वर्मन बैठता है। ठीक है, और इनको जो है संगीत बहुत पसंद था। क्या पसंद था, संगीत बहुत पसंद था। और क्या होता है, इन्हें जो है वातापी राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अभी कुछ देर पहले हमको आप लोग को बताए ना, हम क्या बताए थे कि भाई ये जो महेंद्र वर्मन को कौन हराता है, इसको हराता है पुलकेशिन द्वितीय हराता है। और क्या करता है, और यह जो है
कांची कोंड की उपाधि धारण कर लेता है। कौन? पुलकेशिन द्वितीय जो है कांची कोंड की उपाधि धारण करता है। किसको हरा कर? महेंद्र वर्मन को हरा करके। फिर क्या होता है, महेंद्र वर्मन का जो बेटा होता है वो आता है राजगद्दी में बैठता है। तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था नरसिंह वर्मन। ठीक है, और ये जो है इस वंश का सबसे योग्य शासक था। और ये क्या करता है, ये जो है पुलकेशिन द्वितीय को क्या करता है? हराता है और उसको मार करके कौन सा उपाधि धारण करता है? ये उपाधि धारण करता है वातापी कोंड का। ठीक है, और इस वंश में यानी कि पल्लव वंश में जो है अंतिम शासक का नाम क्या था? इस वंश का अंतिम शासक का नाम था अपराजित। ठीक है, क्या नाम था? अपराजित। नाम तो अपराजित था लेकिन काम कुछ नहीं था। ठीक है, यानी कि ये पराजित हो गया, हार गया। तो इन्हें जो है चोल शासक आदित्य प्रथम ने हराया। नाम तो बहुत अच्छा रख दिया था अपराजित, यानी कि कोई भी इसको हरा नहीं सकता है। लेकिन इसको कौन हरा दिया? इसको हरा दिया चोल शासक आदित्य प्रथम ने। इसको क्या कर दिया? इसको हरा दिया। ठीक है, अपराजित कर दिया, मतलब पराजित कर दिया। ओके, तो यहाँ तो हो गया। तो ये था पल्लव वंश। तो देखिए ये सब छोटा छोटा वंश है, तो इसलिए इन लोग के बारे में कुछ कुछ चीज़ ही हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे चोल शासक। क्यों चोल शासक पढ़ेंगे? क्योंकि इनके जो अंतिम शासक था अपराजित, इसको कौन हराता है? इसको हराता है चोल शासक। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री में हम लोग को लिंक बना के चलना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी हम लोग को समझ में आएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। भी आप क्या पढ़ेंगे? चोल शासक। तो चोल शासक के बारे में देखिए, यानी कि चोल वंश। तो चोल वंश क्या है? चोल वंश की ये दूसरी शाखा था। क्या शाखा था? ये जो है दूसरी शाखा था। दूसरी शाखा मतलब यानी कि कुछ देर पहले, यानी कि कल जो है हम लोग पढ़ाई किए थे चोल वंश के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है? संगम काल के दौरान ये अस्तित्व में आया था। 3 वंश, चेर था, चोल था, पांड्य था। ठीक है, और पहला जो पीढ़ी था, ठीक है, पहला जो शाखा था, तो पहला शाखा में सबसे खतरनाक कौन था? वो था करिकाल। ठीक है, और करिकाल जो है सबसे पहले क्या किया था? श्रीलंका पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो चोल वंश का दूसरी शाखा होगी। ठीक है, पहली शाखा के बारे में पढ़ लिए हैं, अब ये जो है दूसरी शाखा होगी। जैसे हम लोग चालुक्य के बारे में पढ़े, तो चालुक्य में कितनी शाखा हुई? चालुक्य में 3 शाखा हुई। जैसे पहला हो गया चालुक्य वातापी, चालुक्य कल्याणी दूसरा, तीसरा हो गया चालुक्य बेंगी। उसी प्रकार से ये चोल वंश का दूसरा शाखा है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहना है। बात क्लियर? अब देखिए इनका संस्थापक का नाम क्या था? इस वंश का संस्थापक का नाम था विजयालय। क्या नाम था? विजयालय। ओके, राजधानी क्या हो गया? राजधानी जो है इन्होंने तंजौर को बनाया। किसको बनाया? तंजौर को बनाया इन्होंने राजधानी। ठीक है, अब देखिए चोल वंश का जो नौसेना था, नौसेना मतलब समझ रहे ना, जो आर्मी जो होता है, आर्मी आप लोगों को पता है 3 प्रकार का होता है। एक थल सेना होता है, ठीक है, एक जल सेना होता है यानी कि नौसेना उसको कहते हैं, और एक होता है वायुसेना। तो यानी कि जो चोल वंश का जो नौसेना था वो सबसे खतरनाक था, बहुत ताकतवर था। आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि दक्षिण भारत के इतिहास में वो कौन सा राजा था, शासक था, ठीक है, जिसकी नौसेना बहुत ताकतवर थी? तो क्या हो जाएगा? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा चोल वंश। क्या हो जाएगा? चोल वंश हो जाएगा। ओके, यानी कि चोल वंश की नौसेना बहुत खतरनाक था, बहुत ताकतवर था। ओके, अब देखिए इस वंश में एक राजा आया। क्या नाम था भाई उसका? इसका नाम था राजराज। ठीक है, क्या नाम था? राजराज था इसका नाम। ओके, यानी कि चोल वंश का एक राजा आया, विजयालय के बाद एक राजा आया, राजराज नाम था। बहुत अच्छा राजा था ये। तो क्या हुआ, इन्होंने जो है श्रीलंका पर आक्रमण किया। यानी कि उस वक्त जो है ना एक फैशन बन गया था कि भाई श्रीलंका पर ही आक्रमण करो। ओके, अगर आप जो है अपने आप को अगर ज़्यादा शक्तिशाली दिखाना चाहते हो तो आप किसको आक्रमण करो? आप जो है श्रीलंका का आक्रमण करो, तो आपको लोग सोचेंगे कि भाई आप बहुत महान हो। ठीक है, तो बताइए आपको आप लोग कि श्रीलंका में सबसे पहले आक्रमण कौन किया था? कौन सा राजा किया था? तो हम लोग को पता है वो करिकाल किया था। कौन किया था? करिकाल किया था। और ये जो करिकाल है वो चोल वंश का प्रथम शाखा से आया था। लेकिन ये राजराज कौन है? राजराज जो है ये भी चोल वंश का है, लेकिन ये दूसरी शाखा का है। ओके, तो ये भी जो है श्रीलंका पर आक्रमण किया। लेकिन एक बात जानिए, ये जो ना ये जो राजराज है ये पूरी तरह से श्रीलंका को नहीं जीत पाया था, यानी कि आधा अधूरा ही जीत लिया था। ठीक है, केवल आधा ही श्रीलंका को जीता था, पूरी तरह से श्रीलंका को हरा नहीं पाया था। ठीक है, और इस वक्त जो है श्रीलंका का राजा कौन थे? महेंद्र पंचम थे। कौन था? महेंद्र पंचम। तो ध्यान से देखिए हम क्या बोलें, हम आपको ये बोलें कि राजराज जो थे, ठीक है, जो चोल वंश का राजा थे, इन्होंने जो है श्रीलंका पर आक्रमण किया था, लेकिन पूरी तरह से श्रीलंका को कब्जा नहीं कर पाया था। ठीक है, यानी कि आधा ही जीत पाया था। ओके, और इनके समय में कौन क्या था? ये जब आक्रमण किए थे तो उस समय श्रीलंका का राजा का नाम क्या था? तो श्रीलंका का राजा का नाम था महेंद्र पंचम। क्या नाम था भाई? महेंद्र पंचम। अब क्या होता है, इसके बाद एक राजा बैठते हैं जो कि प्रतापी राजा होते हैं। ठीक है, और इनका नाम क्या है? इनका नाम होता है राजेंद्र प्रथम। और राजेंद्र प्रथम का ही दूसरा नाम है राजेंद्र चोल। ठीक है, कहीं से कोई भी नाम दे सकता है, राजेंद्र प्रथम भी दे सकता है या फिर राजेंद्र चोल, जो भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। ओके, तो प्रतापी राजा का नाम क्या था? तो प्रतापी राजा का नाम था राजेंद्र प्रथम। बहुत खतरनाक राजा था ये।
तो ये क्या करता है, ये जो है पूरी तरह से श्रीलंका को जीत जाता है। ठीक है, देखिए राजराज प्रथम क्या है, राजराज प्रथम भी जो है इन्होंने भी श्रीलंका पर आक्रमण किया था, लेकिन श्रीलंका को पूरी तरह से नहीं जीत पाया था। लेकिन इसका बेटा यानी कि राजेंद्र प्रथम क्या करता है, ये जो है फिर से क्या करता है, श्रीलंका को जीत लेता है, पूरी तरह से जीत लेता है, श्रीलंका पर आक्रमण करता है और पूरी तरह से श्रीलंका को जीत जाता है। ठीक है, तथा क्या करता है, तथा वहाँ का जो राजा रहता है कौन, महेंद्र पंचम। ठीक है, ये देखिए महेंद्र पंचम, ओके, जो कि राजराज प्रथम उसको हरा नहीं पाया था पूरा, लेकिन उसका बेटा क्या था, राजेंद्र प्रथम जो है महेंद्र वर्मन को क्या करता है, पूरी तरह से हरा देता है और उसको बंदी बना करके अपना राजधानी ले आता है। इनका राजधानी का नाम क्या था, तो इनका राजधानी का नाम तंजौर है। यानी कि महेंद्र पंचम को कहाँ लेकर आ गया, महेंद्र पंचम को जो है बंदी बनाकर तंजौर ले आया। बात क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत मज़ा आएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही खतरनाक होता है, यानी कि जो राजेंद्र प्रथम यानी कि राजेंद्र चोल जो है ये बहुत खतरनाक होता है। तो क्या हुआ उस वक्त जो है पाल शासक, ठीक है, पाल शासक मतलब समझ रहे ना, पाल शासक का मतलब होता है कि जो बंगाल का जो शासक था, पाल शासक, जैसे कि हम आप लोगों को बोले थे जब त्रिपक्षीय जब युद्ध हुआ था, द्वंद्व हुआ था, तो कौन कौन सा युद्ध किया था, एक राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश और पाल वंश। ठीक है, यानी कि पाल वंश जो है वो बंगाल में है। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड आपका बोल देखा जाए तो उस वक्त कौन था, उस वक्त पाल शासक जो है, आप लोग जानते होंगे कि बंगाल से कौन सा नदी गुजरता है, बंगाल से जो है हुगली नदी गुजरता है, जो कि हुगली नदी क्या है, हुगली नदी जो है गंगा नदी का ही एक पार्ट है। ठीक है, एक शाखा है उसका। तो क्या हुआ, वहाँ का जो राजा था, ठीक है, यानी कि जो पाल शासक राजा था, उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है किसी को भी गंगा नदी का पानी को स्पर्श करने नहीं देंगे। कौन बोला था, पाल शासक कहा था। ठीक है, पाल राजा जो है, पाल वंश का राजा कहा था कि हम लोग के यहाँ से जो गंगा नदी बह कर जाती है उससे हम लोग एक बूंद भी पानी किसी दूसरे को नहीं देंगे। ठीक है, तो ये बात किसको खटक गया, तो ये बात जो है राजेंद्र प्रथम को खटक गया। और क्या किया इन्होंने, जो है पाल शासक पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ठीक है, और आक्रमण करने के बाद क्या करता है, वहाँ के राजा को हरा देता है और हराने के बाद एक लोटा गंगा पानी वहाँ से उठा करके ले आता है, कहाँ, दक्षिण भारत, यानी कि अपनी जगह ले आता है। और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद जो है इसने अपने आप को उपाधि देता है। ठीक है, गंगई कुंड के नाम से क्या करता है, गंगई कुंड के नाम से वो अपने आप को उपाधि धारण करता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या होता है, तो राजेंद्र प्रथम जो होता है वो क्या करता है, उन्होंने जो है इंडोनेशिया पर भी आक्रमण करता है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा वो कहाँ कहाँ पर किया है। ठीक है, तो पहले कहाँ किया, पहले वो श्रीलंका पर किया। ठीक है, कहाँ करता है, श्रीलंका पर करता है। ओके, श्रीलंका में किसको हराता है, श्रीलंका में जो है महेंद्र पंचम को हराता है और उसको बंदी करके कहाँ ले आता है, उसको बंदी करके तंजौर अपना राजधानी ले आता है। दूसरा किसको हराता है, दूसरा जो है बंगाल के पाल शासक को हराता है। ठीक है, और क्या करता है, वहाँ जाकर के गंगा का एक लोटा पानी क्या करता है, अपने साथ ले आता है और अपने जगह में क्या करता है, एक तालाब खुदवाता है। ठीक है, और वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पर जो पानी रहता है, तालाब में तो भाई पानी रहेगा। ठीक है, तो वहाँ के पानी पर क्या करता है, जो मतलब पानी जो लाया था गंगा नदी से, जो पानी लाया था उसी तालाब में डाल देता है। ठीक है, और नाम कहता है ये छोटी गंगा हो गई। ओके, और उसको हराने के बाद क्या करता है, उसको हराने के बाद जो है इन्होंने अपने आप को एक उपाधि देता है, गंगई कुंड के नाम से क्या करता है, एक उपाधि देता है। ठीक है, जब हम लोग पाल वंश पढ़ेंगे तो उसमें पूरा अच्छा से डिटेल्स में लिखा गया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट किस पे चढ़ाई करता है, नेक्स्ट जो है ये इंडोनेशिया पर चढ़ाई करता है। ठीक है, कहाँ करता है, इंडोनेशिया पर इन्होंने क्या करता है, ये जो है आक्रमण कर देता है। ओके, क्यों करता है, क्योंकि देखिए एक बार क्या हुआ ना, इंडोनेशिया का जो राजा है वो चीन चला गया। कहाँ चला गया, इंडोनेशिया का राजा जो है वो चीन चला गया। और चीन जाने के बाद क्या करता है, वो बहुत लंबा लंबा फेंक रहा था। ठीक है, बोल रहा था कि अरे जो राजेंद्र प्रथम है कुछ भी नहीं है, मेरे सामने तो बच्चा है, वो तो हमको देख कर डरता है। इस टाइप का बात कर रहा था, किसके सामने में, चीनी शासक के सामने में। कौन कर रहा था, इंडोनेशिया के राजा राजा कर रहे थे। तो ये बात क्या है, ये बात जो है राजेंद्र प्रथम को पता चल गया कि भाई इंडोनेशिया का जो राजा है ये उसके बारे में जो है चीन जाकर के इसका बेइज्जती किया है। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम क्या हो गया, राजेंद्र प्रथम जो है पूरा गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद क्या करता है, गुस्सा होने के बाद जो है ये इंडोनेशिया पर आक्रमण कर देता है। अब देखिए ये जो इंडोनेशिया है, ठीक है, मान लेते हैं ये इंडिया है। ठीक है, इंडोनेशिया बहुत दूर में है, मतलब समुद्र किनारे इधर साइड में है। ठीक है, इस प्रकार से इधर साइड मतलब थोड़ा सा दूर में है, मतलब समुद्री इलाके में है वो। तो क्या करता है, आप लोग को हम बोले थे कि चोल शासक जो है नौसेना में बहुत खतरनाक था। एक नौसेना क्या था, नौसेना जो है इसका बहुत अच्छा था। ओके, तो क्या होता है, अब ध्यान से देखिएगा। ओके, अब क्या होता है कि ये जो है नौसेना के माध्यम से, ठीक है, यानी कि समुद्री रास्ते से कहाँ चला जाता है, समुद्री रास्ते से ये जो है इंडोनेशिया आ जाता है और किसको हराता है, इंडोनेशिया को राजा को हराता है। ठीक है, तो इसी व्याख्या को देख करके
क्या करते हैं, जो चीनी शासक जो थे इनसे बहुत डरते थे। किनसे? राजेंद्र प्रथम से बहुत डरते थे। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गया। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यानी कि अभी हम लोग चोल वंश के बारे में देख चुके थे। ठीक है, चोल वंश के बारे में तो बताइए एक बार अच्छा से हम लोग इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि चोल वंश का संस्थापक कौन किया था। तो संस्थापक का नाम था इसका विजयालय। क्या नाम था? विजयालय नाम था। ओके, विजयालय नाम था। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट जो है राजराज आया। तो बताइए राजराज जो है कहाँ पर आक्रमण किया था? ये जो है श्रीलंका पर आक्रमण किया था। तो क्या है, इन्होंने जो है श्रीलंका का पूर्ण अधिकार कर लिया था। क्या क्या पूरा जीत पाया था? तो पूरा जीत नहीं पाया था। लेकिन इसका बेटा यानी कि राजेंद्र प्रथम क्या किया? राजेंद्र प्रथम जो है फिर से इन्होंने श्रीलंका पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद क्या करता है, वहाँ के जो राजा होते हैं महेंद्र पंचम, उसको क्या करता है, उसको जो है बंदी बना लेता है और बंदी बनाकर अपना राजधानी यानी कि तंजौर लेकर आ जाता है। ठीक है, अब क्या करता है, श्रीलंका पर लड़ाई कर दिया। अब क्या करता है, अब जो है पाल शासक पर क्या करता है, इन्होंने लड़ाई कर दिया, आक्रमण कर दिया। और क्या करता है, वहाँ जा करके पाल शासक को हराता है और वहाँ का जो गंगा नदी होती है यानी कि जो हुगली नदी है, वहाँ से एक लोटा पानी उठा कर ले आता है और अपना राज्य पहुँच जाता है। ठीक है, यानी कि पाल वंश जा करके यानी कि बंगाल पर इन्होंने कब्जा नहीं किया, बस लड़ाई किया और उसको हराया और वहाँ से एक लोटा पानी लेकर आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है यानी कि जो पाल शासक था, इन्होंने कहा था कि हम लोग एक बूंद भी पानी किसी को नहीं देंगे। इसलिए क्या हुआ, इसलिए वो गुस्सा हो गया, राजेंद्र प्रथम गुस्सा हो गया और इसी चीज़ से वो वहाँ पर आक्रमण किया। ठीक है, यानी कि कब्जाने के लिए आक्रमण नहीं किया था, बस गंगा नदी का पानी को लाने के लिए। उनका कहना था कि तुम्हारे अंदर अगर इतना हिम्मत है तो हमको रोक के दिखाओ। ठीक है, तो ये सब चीज़ हुआ था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है राजेंद्र प्रथम इंडोनेशिया पर आक्रमण करता है। ठीक है, और उसका राजा को हराता है। ओके, और इससे कौन डरते थे? इससे जो है चीनी शासक बहुत डरते थे। ओके, अब चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे पाल वंश। ओके, अब तुम देखिए दक्षिण भारत का इतिहास पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ओके, यानी कि दक्षिण भारत में जो जो भी राजा हुआ उसके बारे में हम लोग पूरा अच्छा से पढ़ लिए। अब क्या है, अब पाल वंश हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पाल वंश क्या ये दक्षिण भारत का है क्या? नहीं, ये क्या है, ये जो है पूर्वी भारत का है। ठीक है, यानी कि ये जो है जो पाल वंश है ये बंगाल का है। ठीक है, और आप लोग को पता है कि उस समय जो है बिहार, उड़ीसा, बंगाल तीनों एक साथ मिला हुआ था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ का जो एरिया था उसे हम लोग कहते थे बंगाल। ओके, तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग जो है पाल वंश के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पाल वंश जो है वो बंगाल के शासक थे। कहाँ के शासक थे? बंगाल के शासक थे। तो इसका संस्थापक का नाम क्या था? अगर पूछा जाए कि बताइए कि पाल वंश के संस्थापक का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा? तो इसके संस्थापक का नाम है गोपाल। क्या नाम है? गोपाल। ओके, राजधानी, राजधानी इन्होंने कहाँ बनाया? तो राजधानी जो है इन्होंने मुंगेर को बनाया, यानी कि बिहार में है मुंगेर। मुंगेर कहाँ पर है? बिहार में। अब इसके बाद क्या होता है, गोपाल के बाद कौन राजगद्दी में बैठता है? तो गोपाल के बाद राजगद्दी में बैठता है धर्मपाल। कौन बैठता है? धर्मपाल। और देखिए धर्मपाल क्या करता है, धर्मपाल जो है भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर कहाँ पर है? ये जो है बिहार में है। ठीक है, तो भागलपुर में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाता है। एक क्या बनाता है? एक यूनिवर्सिटी बनाता है। उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? उस यूनिवर्सिटी का नाम है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। जिसमें क्या होता है, जिसमें वज्रयान की शिक्षा दी जाती है। अब आप लोग बताइए कि वज्रयान किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है बुद्ध धर्म से। आप लोग पढ़ा था ना कि बुद्ध धर्म का दो शाखा था, एक हीनयान और एक महायान। और महायान का भी क्या था? महायान का भी दो शाखा थी। महायान भी बाद में दो भाग में टूट गया था, जिसमें से वज्रयान एक था। ओके, तो वज्रयान की शिक्षा दिया था कौन? धर्मपाल। और धर्मपाल जो है वो कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। आप लोग को देखिए त्रिपक्षीय, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, त्रिपक्षीय काय हुआ था? ये इसलिए हुआ था क्योंकि हर्षवर्धन का जो राजधानी था कन्नौज, उसको हथियाने के लिए तीन राज्य जो है आपस में लड़ाई कर रहे थे, जिसमें से एक क्या था? पालवंश भी था। तो पालवंश का राजा कौन था? धर्मपाल। ये भी इसमें युद्ध में शामिल हुए थे। ठीक है, अब क्या होता है, इसके बाद जो है नेक्स्ट राजा होते हैं देवपाल। तो इनके शासनकाल में क्या होता है, अरब यात्री सुलेमान इनके दरबार में आता है। तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सुलेमान जो है, ठीक है, यानी कि अरब यात्री सुलेमान किसके दरबार में आता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा देवपाल। क्या हो जाएगा? देवपाल। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इससे पहले जो हम आप लोगों को जो पढ़ाएं चोल वंश, उसमें बोले थे ना कि मतलब गंगा नदी के पास जाकर क्या करते हैं, गंगा नदी का एक लोटा पानी लेकर आ जाता है। ठीक है, तो उस वक्त देखिए वही चीज़ को हम अभी पढ़ाएंगे यहाँ पर पाल वंश में। तो देखिए उस वक्त क्या होता है, देवपाल के बाद महीपाल क्या होता है? महीपाल जो है वो राजगद्दी में बैठता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक भी था। ठीक है, बहुत अच्छा शासक था, बहुत मतलब योग्य शासक था। ओके, और इसे जो है पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहते हैं। बात क्लियर? अब क्या होता है कि इसके काल में चोल वंश के राजेंद्र प्रथम ने
आक्रमण करके गंगा जल ले गया। ठीक है, इस युद्ध के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगई कुंड की उपाधि धारण की। ठीक है, यानी कि ये जो महिपाल कहा था, महिपाल जो राजा थे, इन्होंने कहा था कि हम जो है अपने क्षेत्र से एक बूंद भी गंगा का नदी को नहीं ले जाने देंगे। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए जो है ये बात जो है राजेंद्र प्रथम का ईगो में हर्ट हो गया। ठीक है, ईगो में लग गया। तो क्या हुआ, इन्होंने जो है इस कारण महिपाल पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद क्या करता है, गंगा जल को अपने साथ ले जाता है। गंगा जल को मतलब कैसे ले जाएगा, एक लोटा में ले जाएगा। ठीक है, एक लोटा में जो है गंगा जल को भरा और लेकर आ गया। और जैसे वो अपना क्या हुआ, दक्षिण भारत पहुंचता है, वो क्या किया, उन्होंने जो है अपना एक उपाधि लेता है और उसका उपाधि का नाम था गंगई कुंड। क्या नाम था, गंगई कुंड। ओके, तो ये उपाधि उन्होंने धारण किया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद आता है सेन वंश। ठीक है, अब इससे पहले क्या पढ़े, इससे पहले हमने पाल वंश पढ़ लिए। तो पाल वंश के बाद क्या होता है, पाल वंश जैसे ही मतलब पतन हो जाता है, ठीक है, तो इसके बाद जो है सेन वंश बंगाल पर राज करता है। ठीक है, यानी कि बंगाल में कौन कौन सा राज आया, राज्य मतलब राजा आया, तो पहला राजा आ गया था हम लोग का पाल वंश, दूसरा कौन आ रहा है अभी, सेन वंश। ठीक है, तो सेन वंश के बारे में देखते हैं। तो इसका संस्थापक कौन था, ठीक है, सेन वंश का संस्थापक का नाम था सामंत सेन। और इन्होंने जो है अपना राजधानी कहाँ बनाया, अपना राजधानी जो है इन्होंने लखनऊती को बनाया। कहाँ बनाया, लखनऊती को बनाया। अब क्या होता है, सामंत सेन के बाद जो राजा होते हैं ये होते हैं विजय सेन। कौन होते हैं, विजय सेन। ओके, और विजय सेन क्या होता है, सामंत सेन के बाद विजय सेन राजगद्दी पे बैठता है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट शासक नहीं था। ठीक है, यानी कि इस वंश में इतना अच्छा शासक नहीं हुआ था, सब भकलौली सब था। ठीक है, कुछ भी काम कसकर नहीं था ये लोग। अब क्या होता है, विजय सेन के बाद एक राजा आता है, कौन, बल्लभ सेन। तो बल्लभ सेन क्या होता है कि इनके काल में जो होता है ना, साहित्य का विकास होता है। ठीक है, साहित्य का इसके काल में ज़्यादा विकास होता है, जिसमें दान सागर और अद्भुत सागर प्रसिद्ध है। यानी कि साहित्य का बात किया जाएगा तो साहित्य में क्या होता है, एक दान सागर है और एक अद्भुत सागर, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद होते हैं लक्ष्मण सेन। तो इनके काल में एक महान कवि आते हैं जयदेव। और जयदेव जो है एक किताब का रचना किया था, पुस्तक की रचना किया था, जिसका नाम है गीत गोविंद। तो इसमें क्या करना है, इसमें बस आपको एक ही चीज़ को याद करना है। ठीक है, इसमें केवल एक ही चीज़ याद कीजिए, सेन वंश में एक ही चीज़ याद कीजिए। क्या क्या याद करना है, आपको याद करना है कि जयदेव द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, या फिर जयदेव द्वारा की गई रचना का नाम क्या है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गीत गोविंद। बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। ओके, और अगर मान लीजिए अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछ देगा कि बताइए जयदेव जो है किसके समय में था, ठीक, किसके काल में ये उपस्थित था, तो क्या हो जाएगा, लक्ष्मण सेन के काल में ये थे। ओके, और ये क्या कहते हैं, इन्होंने जो है जयदेव, ठीक है, जयदेव जो है गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अभी प्रतिहार वंश। क्या बोले थे, प्रतिहार। देखिए वही चीज़ हो रहा है, जो चीज़ कल आप लोग को पढ़ाए थे वही हो रहा है। ठीक है, जैसे कल हम लोग पढ़े थे कौन कौन सा, राष्ट्रकूट वंश पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, पाल वंश भी पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग प्रतिहार वंश। और यही तीनों जो है क्या किए थे, आपस में लड़ाई किए थे। अंतिम में कौन जीता था, अंतिम में जो है प्रतिहार वंश जीता था। ओके, तो चलिए प्रतिहार वंश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, ये वंश गुजरात के थे। कहाँ के थे, गुजरात के थे। और इन्हें जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रतिहार वंश का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है गुर्जर प्रतिहार। ओके, तो इस वंश के राजाओं ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, जैसे कि आप लोग बता दिए थे। तो इसका संस्थापक का नाम क्या था, इसका संस्थापक का नाम था नागभट्ट। क्या नाम था, नागभट्ट। और देखिए इसके बाद जो है मिहिर भोज, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। ठीक है, मिहिर भोज क्यों इंपॉर्टेंट शासक है, क्योंकि इन्होंने जो है कन्नौज पर पूर्ण विजय तथा कन्नौज को अपना राजधानी बनाया। यानी कि अगर आप लोग को क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए हर्षवर्धन के बाद वो कौन सा शासक था जिन्होंने कन्नौज पर क्या बनाया, अपना राजधानी बनाया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। क्या हो जाएगा, मिहिर भोज। और मिहिर भोज कौन थे, ये जो है प्रतिहार वंश के राजा थे। ठीक है, क्योंकि आप लोग को बताए थे हम त्रिपक्षीय जो युद्ध हुआ था, तो अंतिम रूप में कौन जीता, अंतिम रूप में जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा ने जीता। तो उस राजा का नाम क्या था, तो उस राजा का नाम था मिहिर भोज। क्या नाम था, मिहिर भोज। ये क्या कि ये जो है कन्नौज पर पूर्ण रूप से विजय कर लिया, उसको पूरी तरह से जीत लिया और कन्नौज को अपना राजधानी बना लेता है। ओके, और अंतिम शासक कौन है, तो अंतिम शासक है यशपाल। कौन है, यशपाल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, प्रतिहार वंश के पतन के बाद, ठीक है, ये मतलब ये वंश क्या हो गया, पतन होने के बाद क्या होता है, इनके सामंत, ठीक है, इनके सामंत मतलब प्रतिहार वंश के सामंत जो थे उनके नाम था वासुदेव। क्या नाम था, वासुदेव ने राज किया तथा चौहान वंश की नींव रखी। ठीक है, चौहान वंश, यानी कि इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद प्रतिहार वंश के बाद कौन सा वंश आएगा, प्रतिहार वंश के बाद अब वंश आएगा चौहान वंश।
चौहान मतलब वही चौहान, पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने मोहम्मद गौरी से लड़ाई किया था। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो बाद में पढ़ेंगे उसको, तो अभी बस ध्यान से रखिए। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बताइए प्रतिहार वंश के बाद कौन सा वंश जो है राज करता है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चौहान वंश राज करता है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, चंदेल वंश के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ओके, तो चंदेल वंश कहाँ का था, तो ये जो है मध्य प्रदेश के शासक थे। ओके, तो इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का है ये चीज़। तो इसके बाद ठीक है, यानी कि ये लास्ट वंश होगा चंदेल वंश। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद जो है हम लोग कल, ठीक है, कल क्या करेंगे, राजपूत पीरियड देखेंगे। ठीक है, और प्री राजपूत पीरियड और कश्मीर का हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग जो भारत में मुस्लिम आक्रमण किस प्रकार से होता है, मोहम्मद गजनवी पहले आता है ना मोहम्मद गौरी आता है, या फिर मोहम्मद बिन कासिम पहले आता है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो पहले ये सब देख लेते हैं, चंदेल वंश को देख लेते हैं, फिर उड़ीसा का वंश को थोड़ा सा देख लेंगे, तो बस खत्म हो जाएगा आज का क्लास। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं चंदेल वंश के बारे में। तो देखिए, चंदेल वंश को जो है हम लोग जजाकभुक्ति वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चंदेल वंश को जजाकभूति वंश भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जजाकभूति वंश इसी का नाम है। इस वंश ने मंदिर के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि मंदिर के क्षेत्र में कौन सा वंश ने सबसे सर्वाधिक अच्छा काम किया, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चंदेल वंश। कौन सा वंश हो जाएगा, चंदेल वंश हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। अब अगर पूछा जाए कि संस्थापक कौन थे, इस वंश के संस्थापक का नाम क्या था, तो इस वंश के संस्थापक का नाम था नन्नुक। क्या था, इस वंश के संस्थापक का नाम था नन्नुक। ठीक है, क्या नाम था, नन्नुक। ओके, अब नन्नुक के बाद क्या होता है, नन्नुक के बाद जो है यशोवर्मन। ठीक है, कौन है, यशोवर्मन जो है राजगद्दी में बैठता है। कौन बैठता है भाई, यशोवर्मन जो है राजगद्दी में बैठेगा। अब ये देखिए, अब ध्यान से देखिएगा कि यशोवर्मन जो होता है ये भगवान विष्णु का उपासक था। उपासक का मतलब यानी कि उसको जो है मानता था, उसका पूजा करता था। किसका, भगवान विष्णु का। कौन, यशोवर्मन। और इन्होंने जो है खुजराहो, ठीक है, खुजराहो में क्या करता है, चतुर्भुज मंदिर बनाता है जो विष्णु मंदिर पर आधारित है। ठीक है, यानी कि विष्णु भगवान पर आधारित है ये चीज़। कौन, खुजराहो। ठीक है, खुजराहो आप लोगों को पता है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या है, खुजराहो मंदिर है। ओके, तो क्या करता है यशोवर्मन जो है, क्या करता है, ये भगवान विष्णु का उपासक रहता है, और इसलिए क्या करता है, ये जो है खुजराहो में चतुर्भुज मंदिर, कौन सा मंदिर, इस पॉइंट को याद रखिएगा, चतुर्भुज मंदिर को याद रखिएगा। चतुर्भुज मंदिर बनाता है जो किस पर बेस्ड था, जो विष्णु भगवान पर बेस्ड था। ओके, अब क्या आता है, अब जो है धंग आता है। ठीक है, इसके बाद राजा कौन होंगे, इसके बाद राजा होते हैं धंग। ओके, ये क्या था, ये जो ना ये शिव जी का पुजारी था। अब ध्यान से देखिएगा, इनका पिता कौन थे, इनके पिता यशोवर्मन, ये किसके भी उपासक थे, तो ये थे भगवान विष्णु के। लेकिन इसका बेटा किसके उपासक हैं, तो ये है शिव जी का, शिव भगवान का, महाकाल का। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि कंदेरिया महादेव, ठीक है, कंदेरिया महादेव का इन्होंने मंदिर बनाया जो शिव मंदिर में है, तथा खुजराहो में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यानी कि ये भी क्या है, जो धंग है, इन्होंने भी क्या किया, खुजराहो में एक मंदिर बनाता है, और वो मंदिर किस पर आधारित है, वो मंदिर जो है भगवान शिव के ऊपर आधारित है। ठीक है, और उस मंदिर का नाम क्या है, उस मंदिर का नाम है कंदेरिया महादेव। तो देखिए, अगर खुजराहो का अगर बात हम लोग किया जाए, तो सबसे फेमस, ठीक है, जो सबसे फेमस टेम्पल है वो है कंदेरिया महादेव का टेम्पल। ठीक है, खुजराहो में स्थित है। अगर पूछा जाए कि बताइए खुजराहो मंदिर में, ठीक है, खुजराहो में सबसे इम्पोर्टेंट या फिर सबसे फेमस मंदिर का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, कंदेरिया महादेव। और उसी खुजराहो में जो है चतुर्भुज मंदिर भी स्थित है। ठीक है, चतुर्भुज मंदिर भी है, और चतुर्भुज मंदिर किसका है, ये जो है भगवान विष्णु का है। लेकिन कंदेरिया, ठीक है, कंदेरिया महादेव का, ये जो है कंदेरिया महादेव जो है ये किस पर है, ये जो है शिव जी का है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनके बाद आता है विद्याधर। कौन आता है, विद्याधर। अब क्या हो गया, ये जो है स्वाभिमानी राजा है। ठीक है, स्वाभिमानी राजा है, बहुत स्वाभिमानी थे ये। ओके, और इनके समय में क्या होता है कि गुजरात में, ठीक है, गुजरात में पहली बार क्या होता है, मोहम्मद गजनवी, ठीक है, 17वीं बार जो है बहुत बार आक्रमण करता है गुजरात में। ओके, गुजरात में क्या करता है, गुजरात में जो होता है ये आक्रमण कर देता है। कौन आक्रमण करता है, मोहम्मद गजनवी जो है आक्रमण कर लेता है। और उस वक्त जो होता ना, उस वक्त क्या होता है कि वहाँ के जो राजा थे, कहाँ के, गुजरात के जो राजा थे, राज्यपाल उसका नाम था। क्या नाम था, राज्यपाल। ठीक है, ध्यान से सुनेगा। क्या होता था, विद्याधर जो होता है ये स्वाभिमानी राजा होता है, और इनके समय में गुजरात के राजा कौन था, गुजरात का राजा राज्यपाल था। और क्या होता है, राज्यपाल के समय में, यानी कि जब राज्यपाल राजा था कहाँ का, गुजरात का, तो उस वक्त जो है मोहम्मद गजनवी उस पर आक्रमण कर देता है। लेकिन क्या करता है, राज्यपाल जो है बिना लड़े सरेंडर कर देता है। बोलता है कि भाई हम आपसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं, हम जो है आपके अधीन रहने
रहना चाहेंगे। ठीक है, कौन बोलता है? राज्यपाल बोलता है किसको? मोहम्मद गजनवी को, यानी कि उसका अधीनता स्वीकार कर लेता है। और उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद जो गजनवी है वो क्या करता है? सोमनाथ मंदिर या फिर जो और भी बहुत सारा जो एरिया था गुजरात का, ठीक है, वहाँ पर धन दौलत हो गया, फिर सोना चांदी जेवरात, बहुत सारे जो कीमती चीज़ था उन सबको लूटना शुरू कर दिया। और क्या किया? और जो है जाते जाते जो है सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, वो क्या था? उसको जो है पूरी तरह से तोड़ दिया। ठीक है, तो जैसे ही तोड़ दिया तो इसका बात किसको पता चल गया? ये जो है विद्याधर को पता चल गया, और ये जो है इससे बहुत नाराज़ हो गया। ठीक है, अब देखिए तोड़ फोड़ करके क्या था? तोड़ फोड़ करके जो है गजनवी जो है वो लूट के भाग के चला गया। ठीक है, भारत से भाग के चला गया। गजनवी का मकसद ही था कि भारत से जो है अपार धन दौलत तो लूटा जाए और अपने जगह चला जाए। ठीक है, उसका मकसद राज्य करना नहीं था। ओके, तो उस वक्त कौन राजा था? उस वक्त जो है राज्यपाल राजा था। तब क्या हो गया? तब जो है विद्याधर इस बात से नाराज़ हो गया कि भाई तुम वहाँ का राजा होते हुए भी तुम उसको रोका क्यों नहीं? गजनवी को क्यों नहीं रोका? तो इस बात पर क्या हुआ? इस बात पर जो है विद्याधर ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया और वहाँ के जो राजा था राज्यपाल की हत्या कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है गंग वंश। ठीक है, तो गंग वंश क्या है? गंग वंश का स्थापक। ठीक है, अगर पूछा जाए फाउंडर कौन है, तो फाउंडर क्या हो जाएगा? फाउंडर हो जाएगा आनंद बर्मन। क्या हो जाएगा? आनंद बर्मन जो है इनका संस्थापक है। और गंग वंश जो है ये उड़ीसा का वंश था। कहाँ का वंश था? उड़ीसा का वंश था। ओके, और देखिए अभी जो है कुछ क्वेश्चन आता है आप लोग को जो एग्जाम में, तो ये सब पूछ लिया जाता है। जैसे आप लोग का कोणार्क मंदिर किसने बनाया? ठीक है, जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में है वो किसने बनाया? ये सब क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। ओके, तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए आनंद बर्मन, ठीक है, ये क्या थे? ये एक राजा थे। तो इन्होंने जो है पुरी में जगन्नाथ मंदिर बनाता है। ठीक है, पुरी में क्या करता है? पुरी में जो है जगन्नाथ मंदिर बनाता है। नरसिंह प्रथम क्या करता है? नरसिंह प्रथम जो है ये कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करता है। अब देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर का दूसरा नाम क्या है? इसको कौन सा नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का दूसरा नाम है ब्लैक पेगोंडा। ठीक है, क्या नाम है? ब्लैक पेगोंडा नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्लैक पेगोडा नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम लोग जानते हैं? ब्लैक पेगोडा। ओके, अगर पूछा जाए कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का दूसरा नाम क्या है या फिर इसको कौन नाम से जाना जाता है, तो क्या बोलेंगे? ब्लैक पेगोडा नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका निर्माण कौन किया था? तो इनका निर्माण किया था नरसिंह प्रथम ने किया था। अब क्या होता है? इनके बाद आता है नरसिंह देव। नरसिंह देव क्या करते हैं? नरसिंह देव जो है ये इन्होंने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर की स्थापना करता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट का आप लोग याद करके रखना है। ओके, तो आनंद बर्मन क्या करता है? आनंद बर्मन जो है जगन्नाथ मंदिर बनवाता है। नरसिंह प्रथम क्या करता है? नरसिंह प्रथम जो है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाता है। और नरसिंह देव क्या करता है? नरसिंह देव जो है ये भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर को बनाता है। बात क्लियर हो गया? तो ये तो बस कुछ इंपॉर्टेंट था। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, तो कल क्या करेंगे? कल हम लोग जो है प्री राजपूत पीरियड यानी कि राजपूत वंश और कुछ कश्मीर का जो कुछ हिस्ट्री है, यानी कि कश्मीर में 2-3 राजा आए थे, उसको थोड़ा सा देख लेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।